दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फाइल करेंगे ITR 3। एक डिटेल्ड ITR 3 है। इसमें काफ़ी तरह के इनकम सोर्सेज हैं। काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को देख करके आप भी अपनी ITR फाइल कर सकते हैं अगर आपके भी ये इनकम सोर्स हैं। क्या क्या? सैलरी इनकम है, LIC से एक मैच्योरिटी अमाउंट आया है, प्रॉपर्टी एक परचेज करी है, दो बेची है, इंट्राडे इनकम है, FNO है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है शेयर मार्केट से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है शेयर मार्केट से, डिविडेंड इनकम है, सेविंग इंटरेस्ट है और FD का इंटरेस्ट है। काफ़ी कुछ है इस वीडियो के अंदर, तो एंड तक जरूर देखिएगा। आप भी अपनी ITR इस वीडियो को देख करके फाइल कर सकते हैं। अगर कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। अगर हेल्प लेना चाहते हैं प्रोफेशनल, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं प्रोफेशनल सर्विस के लिए। चलिए हम बात करते हैं हमें क्या-क्या फाइल करना है। ये सारी चीज़ें हमें ITR में दिखानी पड़ेगी। ये जो एक प्रॉपर्टी परचेज़ करी है, केवल इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी परचेज़ आपको ITR में नहीं दिखाना होता है। जब आप उसको बेचते हैं, उस टाइम पे दिखाना ज़रूरी होता है। अब देखिए, सैलरी इनकम है, इसका हम ले लेंगे फॉर्म 16 में से। LIC का मैच्योरिटी अमाउंट आया है। LIC का मैच्योरिटी अमाउंट कुछ केसेस में टैक्सेबल होता है, कुछ केसेस में टैक्स फ्री होता है। कंडीशन आप देख सकते हो, मैच्योरिटी अमाउंट 1 अप्रैल 2012 के बाद की पॉलिसी है ना अगर आपकी, जो एनुअल प्रीमियम आप पे करते हैं, वो 10% से कम होना चाहिए सम अश्योर्ड के। आपका जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, उसमें सम अश्योर्ड देखो और उसका आपका एनुअल प्रीमियम देखो। वो 10% से कम है, तो वो टैक्स फ्री होएगा मैच्योरिटी के टाइम पे। अगर यही पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले की ली हुई है, तो ये लिमिट 20% की होती थी। इसके अलावा प्रॉपर्टी सेल, जो 2 प्रॉपर्टी बेची है, उन दोनों के आपको सेल के डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें आपको प्राइस पता होना चाहिए, कितनी तारीख को बेची है, और उन्हीं के ही परचेज़ प्राइस भी आपको पता होने चाहिए, परचेज़ डॉक्यूमेंट भी आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। वहीं से आप उसकी कॉस्ट निकाल पाओगे। अगर आपके पास वो ही नहीं है, तो आपको कॉस्ट पता नहीं चलेगी कि वो प्रॉपर्टी कितने की थी, जब आपने वो खरीदी थी। इंट्राडे, FNO, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये चारों आपको डीमैट अकाउंट के स्टेटमेंट में मिल जाएँगे। डिविडेंड, सेविंग, FD, ये सब आपको AIS के अंदर भी मिल जाएँगे। तो हमारे पास क्या-क्या डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, ये आप देख सकते हो। हमारे पास अवेलेबल है, स्टॉक मार्केट की रिपोर्ट है, जो कि ग्रो के अंदर अकाउंट था। FNO की रिपोर्ट है, जो ग्रो के अंदर अकाउंट था। इसके अलावा ग्रो से ही डिविडेंड रिपोर्ट डाउनलोड करी हुई है। ये किसी काम की नहीं है, बस आपको इसको वेरीफ़ाई कर लेना है। AIS में से 99% केसेज़ में AIS में सही फिगर आ गया है। उसके अलावा होल्डिंग स्टेटमेंट है ग्रो का। उसके अलावा आपके पास है लैंड परचेज़ किया था जो 2018 में, उसको 2025 में बेचा है, उसके डॉक्यूमेंट है। एक LIC की मैच्योरिटी वाला डॉक्यूमेंट है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, टैक्स फ्री है हमारे केस में, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D के अंदर। और उसके अलावा लॉगिन डिटेल ठीक है। म्यूचुअल फंड का जो हमारे पास है, वो डिटेल है। म्यूचुअल फंड में कोई भी स्टेटमेंट में नहीं है, एंट्री खाली है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी जो परचेज़ करी थी, वो बेची है। और है एक नई प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, जो हमने केवल परचेज़ करी है। SBI का स्टेटमेंट है और होल्डिंग स्टेटमेंट है ग्रो का। ये डॉक्यूमेंट हमारे पास है। इसमें से हमने कुछ काम-काम की इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। ये FNO और ग्रो, इन दोनों का, ये FNO और स्टेटमेंट, इन 2 की चीज़ ज़रूरत पड़ेगी और बाकी सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनमें से हमने ऑलरेडी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, वो हमने साइड में एक बार कलेक्ट कर ली है। क्या-क्या कलेक्ट किया है? SBI बैंक था, उसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया। ग्रो के जो 2 होल्डिंग स्टेटमेंट थे, उसकी वैल्यू हमने निकाल ली। LIC से मैच्योरिटी अमाउंट जो आया है, वो लिख लिया। एक प्रॉपर्टी हमने जो बेची, वो कब खरीदी थी और कब बेची, उसकी पूरी जानकारी आ गई। 6 लाख में खरीदी थी 2016 के अंदर, 2026 में 8,64,000 में बेची है। खरीदते टाइम जो खर्चे हुए थे, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, उसको आप परचेज़ प्राइस में ऐड कर सकते हो। बेचते टाइम आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बेचते टाइम जो खरीदता है ना, उसको exempt मिलता है, केवल वो खर्चे। उसके बाद में दूसरा लैंड परचेज़ करा था, वो बेचा। ये वाला 18 में खरीदा हुआ था इतने में, और 2025 में बेचा है इतने में, तो यहाँ भी ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं हुआ है। अब यहाँ पर 2 रूल एप्लीकेबल होते हैं। 2024 के अंदर सरकार ने बोला था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% से घटा के 12.5% कर दिया है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है अभी के लिए। आप दोनों में से जो ऑप्शन आपको बेस्ट लगता है, वो ले सकते हो। 12.5 वाले के अंदर क्या है, आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। 20% वाले में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट मतलब क्या होता है? 2018 में जो 3,60,000 रुपए थे, वो इंडेक्सेशन, CII एक इन्फ्लेशन वैल्यू होती है, उसके हिसाब से ये पैसा आज की तारीख में 4 लाख से ऊपर ऑटोमेटिक हो गया होगा। तो सरकार बोलती है आपको उस इन्फ्लेटेड कॉस्ट को देखना है, उसमें से अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो 20% का टैक्स दे दो, वरना आप सिंपल ये जो नया वाला रूल आया है, इसके हिसाब से 12.5 पे भी टैक्स दे सकते हो। लेकिन हम 20% वाला ही यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों केसेस में हमें लॉस हो जाएगा, फ़ायदा नहीं होगा।
उसके अलावा एफ-एन-ओ, इंट्राडे, एसटीसीजी और ये 4 चीज़ जो हमें एआईएस में से मिल गई है, सैलरी, डिविडेंड, सेविंग और एफडी, जो कि आप देख सकते हो एआईएस का स्क्रीनशॉट हमने लगा रखा है। एआईएस में प्रॉपर्टी परचेज़ की भी जानकारी दे रखी है, जो हमने 50 लाख के लगभग परचेज़ करी थी। चलिए, अब आपको 2 रिपोर्ट और दिखा देता हूँ, ये कैपिटल गेन वाली। एफ-एन-ओ वाला रिपोर्ट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ पहले। एफ-एन-ओ आप देख सकते हो, ये रहा। टर्नओवर आपको कैलकुलेट कर लेना है सबसे पहले, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दे रखा है, तो इन दोनों को जोड़ लिया, जो कि आप अमाउंट देख सकते हो बराबर हमने सही लिख रखा है। फिर आपको यहाँ पर सेल वैल्यू और परचेज़ वैल्यू में से माइनस करके निकालो, या फिर आपको डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो हम यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट भी ले सकते हैं, जो कि है 96,661 रुपए इसका, और नीचे आप देखोगे तो हमारे पास टोटल ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 96,661। दोनों हमने वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन को ऐड कर दिया है। ये रहा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आपके सामने। इसके अलावा चार्जेज़ इसमें से हमने माइनस कर दिए, 2,10,000 की, ये रहे चार्जेज़। तो नेट प्रॉफिट हमारा 1,13,000 यानी कि लॉस में आ चुका है। ये आपको निकाल लेना है। कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया। टोटल यहाँ पर दे रखा है। ये अगर कई कॉलम में नहीं दे रखा, तो आप इसका सेल वैल्यू ले सकते हो टोटल, उसमें से बाय वैल्यू माइनस कर सकते हो, जो कि मैंने कर भी रखा है। ये आप फ़ॉर्मूला देख सकते हो, यहाँ पे फ़ॉर्मूला लगा हुआ था, जो कि एग्ज़ैक्ट सेम आ गया है। ये अपने काम की चीज़ है एक। इसके अलावा हमारे काम की चीज़ है ये स्टॉक वाला प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ये केवल हमारी कैलकुलेशन है। इसके अलावा बाकी सब कुछ लिखा हुआ आया था। ये कैलकुलेशन आपको समझा देता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले इंट्राडे है। इंट्राडे में आप देख सकते हो सेल वैल्यू दे रखी है, बाय वैल्यू दे रखी है। तो इंट्राडे का हमने सेल वैल्यू, बाय वैल्यू लिख के प्रॉफिट निकाल दिया। इंट्राडे में चार्जेस लगा दिए 140 रुपए के। अब आप बोलोगे 140 रुपए के चार्ज कहाँ से आए, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। टोटल चार्ज हमारे सामने दिए हुए थे 2,610 रुपए के। तो इसको ही बाँटना है इंट्राडे में, एसटीसीजी और एलटीसीजी में। किस रेशियो में बाँटना है, वो अभी आपको बता देंगे। एसटीसीजी, एसटीसीजी ये देखिए शॉर्ट टर्म सेल वैल्यू दे रखी है आपको, यहाँ पर ये रही, बाय वैल्यू आपको दे रखी है ये रही, या फिर आपको डायरेक्ट प्रॉफिट भी दे रखा है 18,248, जो कि 18,248 हमारा डायरेक्ट प्रॉफिट भी आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हो गया प्रॉफिट, और इसमें से चार्जेस हमने माइनस कर दिए, हमारा नेट प्रॉफिट इतना आ गया। वहीं लॉन्ग टर्म के, शॉर्ट टर्म के बाद में आप लॉन्ग टर्म भी देख सकते हो। ये देखिए लॉन्ग टर्म में भी हम निकाल लेते हैं। सेल वैल्यू हमने दे रखी है 1,15,744, ये रही 1,15,744 इसका टोटल है। जी हाँ, 1,15,744 है। इसके अलावा इसका बाय वैल्यू ले लेते हैं। ये बाय वैल्यू रही 97,640। तो 97,640 यहाँ पर डाल देते हैं, और हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया 18,110 रुपए का। मैच कर लेते हैं प्रॉफिट, 18,104 रुपए का प्रॉफिट आया। 18,110 आया था, 4 आया था? 104 ही आया था। जी, एकदम सही है। चार्जेज़ यहाँ पर पड़े रहने देते हैं। टोटल ये नेट प्रॉफिट हो गया। अब मैं आपको चार्जेज़ बता देता हूँ। देखिए, ये जो चार्जेज़ हैं ना दोनों, एसटीटी, सबसे पहले एसटीटी को उठाना है। इसको यहाँ पर 346 है ना, एसटीटी हम इंट्राडे में लेंगे केवल। एसटीसीजी और एलटीसीजी का एसटीटी अलाउड नहीं होता है। तो इसका प्रोपोर्शन अमाउंट 346 का आपको डिवाइड करना है। किस पोर्शन में डिवाइड करना है? 18, 152, 115। हमने ये जो सेल वैल्यू है ना, इसके प्रोपोर्शन में, ये 18,000 है, ये 152,000 है, ये 115,000 है। तो हमने इस 3 रेशियो में टोटल 285 हो गया ना, 346 को 285 के भाग दे करके 18 से गुना कर लिया, तो 21 रुपए एसटीटी आया, जो हमने केवल इंट्राडे में अलाउड कर दिया। बाकी एसटीटी को कहीं पे भी अलाउ नहीं करना है, उसको इग्नोर करना है। ना वो शॉर्ट टर्म में अलाउड होगा, ना वो लॉन्ग टर्म में अलाउड होगा। तो एसटीटी हो गया कंप्लीट। उसके बाद में आपको डीपी चार्ज उठाना है। ये जो डीपी चार्ज होता है, ये केवल और केवल एसटीसीजी और एलटीसीजी पे ही लगता है। इंट्राडे पे तो लगता ही नहीं है। तो जहाँ लगता है उनको ही अलाउड होएगा। तो ये 370 रुपए हमने डीपी चार्जेज़ 152 और 115 के रेशियो में बाँट दिए। ये बन गया 64 रुपए यहाँ पर, 304 रुपए यहाँ पर। राउंड ऑफ कर दिया थोड़ा बहुत, 1-2 रुपए नीचे ही, तो ये अपना टोटल आप देखोगे इन दोनों का सम 368 रुपए हो गया। तो हमने 2 रुपए यहाँ से 1-1 रुपए कम कर दिया। ये हो गया कंप्लीट। ओके। इसके अलावा बाकी जितने भी चार्जेज़ हैं, उन सबको आप इक्वल इस रेशियो में बाँट सकते हो इनके सेल वैल्यू के प्राइस के हिसाब से। तो बाकी सारे जो चार्जेज़ बचे अपने, यहाँ से आप देखोगे ये टोटल चार्जेज़ थे, इसमें से 346 हटा दिया, 370 हटा दिया, तो 1895 बचा। अब 1895 को इन तीनों में बाँट देना है। तो हमने बाँटा, ये रहा हमारे पास, देख सकते हो आप वैल्यू, 1895 डिवाइड 285 मल्टीप्लाई 18, तो ये आ गया 119 रुपए। वैसे ये आ गया 1010 और ये आ गया इतना। इन तीनों का आप टोटल करोगे तो टोटल 1895 आ रहा है। ये तीनों चार्जेस बट गए। अब
इंट्राडे में क्या-क्या चार्जेस थे? एसटीटी आया था और ये आया था, तो दोनों का जोड़कर 140 हमने यहाँ लिख दिया। डीपी चार्जेस और ये जोड़कर हमने यहाँ लिख दिए ₹1070, ₹4 हमने कम कर दिए। ज़्यादा मत करना, कम कर दो, अपने सेफ साइड पे रहोगे। इसके अलावा ये 2 चार्जेस थे 1068, तो 1065 हमने यहाँ लिख दिए। तो हमारा यहाँ पर इंट्राडे, एसटीसीजी और एलटीसीजी तीनों प्रॉफ़िट निकल के आ गए। यहाँ पर देखिए एसटीसीजी में भी प्रॉफ़िट है, एलटीसीजी में भी प्रॉफ़िट है, तो सब जगह हमें प्रॉफ़िट हो रखा है। ठीक है? अब आ जाते हैं अपने इस शीट के अंदर। यहाँ पर हमें लॉस हुआ था एफएनओ के अंदर। ठीक है? अब आ जाते हैं हमारे इस वाले वर्किंग वाले पेज पे। सब कुछ हो गया क्लियर? एफएनओ, इंट्राडे, एसटीसीजी, एलटीसीजी, प्रॉपर्टी सब कुछ हो गया क्लियर। अब देखिए ये रहा हमारे पास ड्राफ्ट पी एंड एल, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। इसमें हम फिगर फिल कर देते हैं ये वाले पहले तो। टर्नओवर और ये परचेज़ प्राइस ये सब वहाँ पे ले चलता हूँ मैं। ये देखिए मैंने ये फिल कर दिया पूरा का पूरा एफएनओ वाला डिटेल यहाँ पर। ठीक है? अब मैं इस फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ। ये देखिए हमने ये इंट्राडे, एसटीसीजी, एलटीसीजी ये वाली सारी डिटेल भी यहाँ पर फिल कर दी है इन तीनों के अंदर, जिससे हमारा ये टोटल निकल के आ गया है एक ही टेबल के अंदर सब कुछ। ओके, इस फाइल को भी मैं अब क्लोज़ कर देता हूँ। अब देखिए हमारे सामने ये सब चीज़ें तो आ गई। इसके अलावा हमारी क्या-क्या इनकम है? सैलरी इनकम है, तो हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में ही सैलरी भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ गलत नहीं होता है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे करना चाहें कर सकते हैं, सब कुछ सही होता है। 10, 72, 9, 78 तो 10, 72, 9, 78 हमने यहाँ पर सैलरी लिख दी। इसके अलावा सेविंग, डिविडेंड, एफडी जो कि अदर इनकम में हम अदर करके 13, 129 अदर करके हम लिख सकते हैं 13, 129 ये तीनों आ गए, ठीक है? ये सब कुछ आ गए, ओके भई डन है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म ये कैपिटल गेन आ रहा है तो हम यहाँ पर कैपिटल गेन लिख सकते हैं। ये अपना आ गया टोटल अमाउंट, आप इधर से देखोगे 34,217 तो 34,217 हम यहाँ लिख सकते हैं। ब्रॉट फॉरवर्ड क्या होता है कि लास्ट ईयर आपने जो कैपिटल लिखी थी आईटीआर के अंदर वो लेके आनी है। कुछ लिखी ही नहीं थी या आईटीआर 3 फाइल ही नहीं किया था, तो आप अपने हिसाब से जितने आपके पास नेटवर्थ है उतना लिख सकते हो या कुछ भी एक रैंडम छोटा-मोटा फिगर लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। ब्रॉट फॉरवर्ड फर्स्ट टाइम आपको अपने असम्पशन पे लिखना होगा, उसके बाद से हर साल आपको पिछले वाले बैलेंस शीट के हिसाब से ही लाना होगा। जैसे कि ये कैपिटल आ रहा है ना, तो ये वाला फिगर अगले साल ऑटोमेटिक ब्रॉट फॉरवर्ड में आ जाएगा। ये हो गया। इसके बाद एफएनओ का जो प्रॉफिट लॉस था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है, हमारे फॉर्मूले लगे हुए हैं इस शीट के अंदर। अगर आपको ये शीट चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आईटीआर 3 कंप्यूटेशन शीट के नाम से। ये वाली चीज़ हो गई। इसके अलावा हमारी और क्या इनकम थी और आप देख सकते हो सैलरी हो गई, एलआईसी का मैच्योरिटी अमाउंट था। ये आप डालना चाहो तो यहाँ आप ये भी डाल सकते हो एलआईसी मैच्योरिटी। एलआईसी मैच्योरिटी में कितना अमाउंट है? हमारा यहाँ पर 1,47,980 1,47,980 है। इसके अलावा और कुछ है क्या यहाँ पर? अब देख सकते हो प्रॉपर्टी से बेचा, ठीक है, वो अमाउंट की ज़रूरत नहीं है। और कुछ डालना है तो आप यहाँ डाल सकते हो, नहीं डालना तो आप इसको छोड़ सकते हो बस। अब हमारे पास 2 लाख तो स्टार्टिंग में थे, इतना हमने साल भर में कमाया और हमने इतना गँवा दिया, तो हमारे पास बचे कितने? 13,54,000 लेकिन एक्चुअल में 13,54,000 नहीं बचे होंगे, क्यों? क्योंकि साल भर में आपने खर्चा भी तो किया होगा कुछ ना कुछ। आपने कुछ खरीदा होगा, पर्सनल एक्सपेंसेस, तो पर्सनल एक्सपेंसेस आपके जितने हैं, हम मानते हैं मंथली 50,000 के हिसाब से 6 लाख रुपए पर्सनल एक्सपेंस होगा आपका, तो 6 लाख रुपए हम इसमें से माइनस कर देते हैं ड्राइंग्स लिख करके। ये भी असम्पशन बेसिस पे आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको एग्ज़ैक्ट फिगर देना हो। यहाँ पर आपको अपने बैंक बैलेंस लिखने हैं, वो आप लिख सकते हो एग्ज़ैक्ट वाले फिगर। और ग्रो का होल्डिंग स्टेटमेंट था, तो ये भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। इस दोनों का टोटल करके हम लिख देते हैं 10,30,882 10,30,882। अब देखिए ये नेगेटिव में चला गया ना, तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए ये बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड यानी कि हमें ये बढ़ाना पड़ेगा। तो हम इसको 5 लाख रुपए कर देते हैं। ठीक है, अब एकदम सही-सही लग रहा है सब कुछ? ठीक है, ओके है भई, डन। ये हो गया पूरा कंप्लीट। अब अपन आईटीआर फाइलिंग शुरू करते हैं। उसमें अब अपन को ये चीज़ें डालनी है, सबसे पहले सैलरी, एलआईसी मैच्योरिटी, ये। चलिए इनकम टैक्स के पोर्टल पे चलते हैं और अब आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट करते हैं। सब कुछ वर्किंग बनाना पहले इंपॉर्टेंट होता है। सीधा आईटीआर वेबसाइट पे लॉगिन करके आईटीआर फाइल करना शुरू कर दिया, ऐसे काम नहीं चलता है। चलिए, अब आपको यहाँ से ई फाइल पे जाना है। इधर से आपको ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आना है। ईयर सेलेक्ट करेंगे 26-27, ऑनलाइन फाइल करेंगे,
कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल, प्रोसीड। आईटीआर 3 सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ से लेट्स गेट स्टार्टेड करेंगे। पहला ऑप्शन टिक रखना है, कंटिन्यू करेंगे। अब इनकम सोर्स में हमें सैलरी है, रेंट इनकम है क्या हमारी? नहीं है। कैपिटल गेन है? हाँ जी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है? हाँ जी है। और वीडीए क्रिप्टो से इनकम है? नहीं है। अदर सोर्सेस है? हाँ है। स्पेशल इनकम है? है। और कुछ है? नहीं है। फॉरेन इनकम वगैरह कुछ नहीं है। एग्जेम्प्ट इनकम है? हाँ जी, एग्जेम्प्ट इनकम भी है, जो मैंने आपको बताया सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डी के अंदर। बिजनेस वगैरह में आपको कुछ छेड़ना नहीं है, डेप्रिसिएशन में भी नहीं छेड़ना, डिडक्शन में भी नहीं। ईसॉप्स को आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो, अगर आपके केस में नहीं है तो। कंटिन्यू करेंगे, स्किप करेंगे, ओके करेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन में आएंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं करना। कॉन्टैक्ट में अपना सेकेंडरी एड्रेस डाल देना है। सेकेंडरी एड्रेस अगर आपका सेम है प्राइमरी की तरह, तो वहां पे टिक का ऑप्शन मिलेगा, उसको टिक कर दो, सेम एज प्राइमरी। मैं आपको करके दिखा देता हूं। ये रहा। इस सेकेंडरी एड्रेस सेम एज प्राइमरी, यस कर देंगे और हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद में आपको फिलिंग स्टेटस में आना है। यहाँ से अपना 31 अगस्त हमारी ड्यू डेट है, ये सेलेक्ट करना है। आईटीआर 1 हम ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं। 31 अगस्त है आईटीआर 3 और 4 की ड्यू डेट। फिर आपको इधर आना है, डू यू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस? यस, इस साल हमारी इनकम है। और यहाँ पे नो करेंगे। क्या आपने पहले आईईए 10 आईईए फाइल किया है? नहीं, हमने पहले नहीं किया। क्या इस साल आप फाइल करके बाहर जाना चाहते हो? नहीं, हम बाहर भी नहीं जाना चाहते। इसको एक बार आपको कंफर्म भी कर लेना है कि आपने 10 आईईए फाइल किया है या फिर नहीं। वो कैसे कंफर्म होगा? इधर आपको ई फाइल में जाना है, व्यू फाइल्ड फॉर्म, ये वाला ऑप्शन है ना, इसमें आपको चेक कर लेना क्या पहले कोई फाइल हुआ हुआ है क्या 10 आईईए। अगर हुआ हुआ है तो वो डालना है, यस करके आपको वो डिटेल डालनी पड़ेगी। नहीं है हमारे केस में तो नो नो करके हम इसको आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसको आपको आगे सेव कर देना है। ऑडिट इन्फॉर्मेशन में आपको सब कुछ यस नो जो भी है आप वो चेक कर सकते हो। हमारे केस में टर्नओवर देखिए 64 लाख का टर्नओवर है, तो हम इसको यहाँ पर नो 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 करके भी आगे बढ़ सकते हैं। टर्नओवर जो है वो 64 लाख था, 1 करोड़ के अंदर। नेचर ऑफ बिजनेस में आना है, यहाँ पे आपको अपना बिजनेस ऐड करना होगा। हमारा बिजनेस एफएनओ है, ये अदर सर्विसेज वाला नहीं है, तो हम एफएनओ ऐड करेंगे। लास्ट में आप आएंगे ना, नीचे नीचे एकदम आपको मिल जाएगा, ये देखिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। इसमें आप अपना नाम डाल सकते हो, SHAMBHUL, ये हमने अपना नाम डाल दिया। इसको आपको कंफर्म कर देना है और इसको आप डिलीट कर सकते हो अगर आपका कोई दूसरा बिजनेस नहीं है तो, और आपको कंफर्म कर देना है। ये हो गया स्टेप कंप्लीट। अब आना है बैलेंस शीट वाले कॉलम में। बैलेंस शीट में सोर्सेस ऑफ फंड में आना है। इधर आपको अपना प्रोप्राइटर फंड, ये जो हमने बैलेंस शीट बनाई थी, यहाँ से आपको ये कैपिटल उठा के वहाँ डालना है। 1054,320, 1054,320 ये फिगर आपको डालना है। अब अगले साल आप आईटीआर फाइल करोगे ना, तो ये 1054,320 आपको यहाँ पे ब्रॉट फॉरवर्ड में लिखना है। ओके, अब यहाँ पे और कुछ नहीं है हमारे केस में, इसको सेव कर देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फंड में अब ये जो बैलेंस शीट है ना, सोर्सेस ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड, इनको बराबर करना है। मैच करके करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, वरना नहीं बढ़ पाओगे। इसमें हमें क्या डालना है, पोर्टफोलियो डाल देते हैं हमारा 10-30-822। यहाँ पर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट के अंदर, ये आप देखोगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इक्विटी शेयर, यहाँ पर आपको दिख रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये गवर्नमेंट के हैं, तो यहाँ पर आप अपना अमाउंट डाल सकते हो। कितना अमाउंट है? 10-30-822, 10-30-822 ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट। और बाकी का पैसा हम बैंक में डाल देंगे। ये देखिए ये रहा बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस में हम डाल सकते हैं 23,498, 23,498। ठीक है, ये हमने कर दिया। या फिर आप क्या करना चाहो, आप इसको बढ़ाना चाहो ना, 5 लाख को 50,000 रुपए और बढ़ा के, जो हमने स्टार्टिंग में ये बैंक बैलेंस निकाला था ना एसबीआई का, ये वाला आप एग्जैक्ट डालना चाहो डाल सकते हो। कोई कंपलसरी नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हम क्या है कि बिजनेस भी कर रहे हैं, सैलरी भी कर रहे हैं, तो दोनों में थोड़ा थोड़ा अमाउंट अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। बाकी आप यहाँ पर बैंक बैलेंस एज इट इज भी डालना चाहो तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ऊपर नीचे भी डल जाएगा तो, बाकी आपका प्रॉपर बिजनेस है, आप ए टू जेड एक्सपेंस क्लेम कर रहे हो तब बात होती है। अपन तो केवल ट्रेडिंग कर रहे हैं और कोई तो बिजनेस है ही नहीं इसके अलावा, तो ये आपको डाल देना है और इसको अब अपन सेव कर देते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारे केस में, इसको जीरो कर देना है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। अब ये हो गया, देखिए दोनों को मैच कर लेना है, 10-54-320, 10-54-320, तो ये सेव हो जाएगा, वरना ये सेव नहीं होता। अब आ जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको 4 चीज़ें डालनी है। टर्नओवर इंट्राडे से, इंट्राडे का टर्नओवर हमने निकाला था 14 रुपए, जो
एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो आपको दी हुई होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालनी है मैं आपको फिर से एक बार वो बता देता हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो टर्नओवर होता है। एफ-एन-ओ रिपोर्ट में बताता हूँ क्योंकि इंट्राडे वाले रिपोर्ट में तो ज़्यादा एंट्री थी नहीं। ये देखिए टर्नओवर पहली बात तो यहाँ दे रखा है। अगर नहीं दे रखा होता बाय चांस तो ये जो प्रॉफिट है ना इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का टोटल करना है इनका। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? ये 6240 माइनस में है ना, तो हमें कंसिडर करना है 6240 पॉजिटिव में। पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में, जैसे ये 1500 है तो इसको हमें 1500 कंसिडर करना है। ये जो नेगेटिव है 1462 तो इसे हमें पॉजिटिव कंसिडर करना है। सबका पॉजिटिव ले लेना है फिर उसका टोटल कर देना है। इसका एक एक्सेल में फॉर्मूला होता है, इक्वल लगाना है, प्लस करके ABS एब्सोल्यूट लिखना है, फिर इस पे क्लिक कर देना है। ये देखिए ये हो गया। अब आपको कंट्रोल D कर देना है। आप पूरी वाली लिस्ट को ड्रॉप डाउन कर देंगे। ये देखिए कंट्रोल डी करते ही पूरा ड्रॉप डाउन हो गया, सारे के सारे एब्सोल्यूट वैल्यू आ चुकी है और जिसका टोटल है 64,09,620 64,09,620 जो कि हमने यहाँ से निकाला था इन दोनों का टोटल लेकर के। फ्यूचर्स अलग थे, ऑप्शंस अलग थे, मैंने इनको मैच कर दिया एक साथ, वरना अलग अलग आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन आईटीआर के अंदर ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शन दोनों टोटल करके ही लिए जाते हैं एक साथ। ठीक है, ये वाली शीट आपको फिर से बंद कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत 64 ये हो गया 14 रुपए और इसमें हमें 14 रुपए का ही लॉस हुआ है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 14 का टर्नओवर और 14 का ही लॉस। टर्नओवर फ्रॉम फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, देखिए दोनों चीज़ एक साथ आती है यहाँ पर, तो हमें एक साथ ही लिखनी पड़ेगी। 64,09,620 64,09,620 ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। और इसका प्रॉफिट कितना है हमारा 96,661 96,661। यहाँ पर आप प्रॉफिट लिख सकते हो या फिर आप ये ग्रोस वाला भी लिख सकते हो, नेट वाला। डायरेक्ट आप नेट वाला लिखना चाहो नेट वाला भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम केवल ग्रोस वाला लिखेंगे। नेट वाला हम अगले स्टेप में लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पर पी एंड एल के अंदर डेबिट में आना है, एडिट करना है। यहाँ पर आप नीचे नीचे आ जाओ थोड़ा सा, पॉइंट नंबर 46 में ऐड करना है। यहाँ पे आपको लिखना है एफ-एन-ओ एक्सपेंस। कितना एक्सपेंस हुआ एफ-एन-ओ में? 2,10,491 2,10,491। एक और ऐड करेंगे इंट्राडे एक्सपेंस। इंट्राडे एक्सपेंस कितना था? 140 रुपए, तो इंट्राडे एक्सपेंस भी यहाँ लिख देंगे। आप वहाँ पे नेट अमाउंट लिखना चाहो वहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ लिखना चाहो यहाँ भी लिख सकते हो, दोनों सही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्म कर दिया। ये हो गया हमारा, ये दोनों चीज़ हो गई। कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ये लिखना बाकी है अभी, तो पहले इधर आ जाते हैं सैलरी वाले शेड्यूल में। सैलरी में आपको बता देता हूँ, एडिट पे क्लिक करना है। इधर देखिए नेचर ऑफ एम्प्लॉयर में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। हमारे केस में प्राइवेट एम्प्लॉई है तो अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और आपको डाल देना है। सैलरी जो है हमारी सही आ रही है 10,72,978 जो कि हमारे इस वाले स्टेटमेंट में देख सकते हो आप, 10,72,978 AIS के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आपको नीचे आना है। ये एक्स्ट्रा पड़ा है ना, देखिए 0 है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसको डिलीट करो, नहीं तो ये लास्ट में एरर आएगा। इसमें भी कुछ नहीं है, इसको भी डिलीट करो, ये एरर देगा नहीं तो लास्ट में। सेव कर दिया। अब इसमें से 75,000 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल गई और इसको कंफर्म कर देना है। ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद में आ जाते हैं बिजनेस वाले ऑप्शन में, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल कंफर्म करना है। इसके बाद आ जाते हैं कैपिटल गेन में। अब कैपिटल गेन ध्यान से देखिएगा, शॉर्ट टर्म में पहले थर्ड वाले पॉइंट में आएगा शेयर्स की डिटेल, ऐड करेंगे 111A में। क्या था कैपिटल गेन हमारा? ये रहा कैपिटल गेन, 1,52,930 इसकी सेल वैल्यू थी, 1,52,930 रुपए इसकी सेल वैल्यू थी। कॉस्ट वैल्यू थी 1,34,682 1,34,682। इसमें से चार्जेस कितना था? 1,070 रुपए का, 1,070 रुपए का। एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है ना, इस वाले कॉलम में आपको डाल देना है चार्जेस। कॉस्ट आपको यहाँ पे डाल देनी है। 17,178 रुपए का प्रॉफिट आ गया हमारे केस में। ओके कर देते हैं इसको। अब आ जाते हैं नीचे और इसको कर देते हैं कंफर्म। ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट का पूरा। अब इधर आ जाते हैं 112A में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट का। ये कब खरीदे थे हमने? सारे 2018 के बाद में खरीदे हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,15,744 1,15,744। कब इसको बेचा? कितने में बाय किया था? ये सेल वैल्यू आ गई, बाय वैल्यू 97,640 97,640। यहाँ से प्रॉफिट निकल के आ गया 18,104 का, लेकिन 1,065 के चार्जेस भी हैं तो 1,065 के चार्जेस भी ले लिए। 17,039 का हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। इसको सेव कर दिया हमने, कंफर्म कर दिया। ये देखिए ये चारों चीज़ कंप्लीट हो गई।
ठीक है? इसके अलावा अदर सोर्सेस में आ जाते हैं। प्रॉपर्टी की डिटेल बाकी है, मैं आपको बताऊँगा लास्ट में डालना वो भी। एडिट करते हैं लास्ट में नहीं, बस इसके बाद ही बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने टोटल कितना लिया था अदर वाला, 13,129 रुपए। तो क्या इन सब का टोटल 13,129 आ रहा है? जी हाँ, आ रहा है। मतलब ये सारा सही ही होगा, क्योंकि टोटल मैच कर गया मतलब सब कुछ सही है। बाकी नहीं मैच कर रहा तो आप अंदर देख सकते हो किस में गड़बड़ है, बाकी आप उसको अपने हिसाब से फिर एंटर कर सकते हो। यहाँ पर आपको 3A लास्ट वाला जो कॉलम है ना 10 का 3A, इसमें डिविडेंड अमाउंट डालना पड़ेगा। तो ये डिविडेंड अमाउंट कितना है हमारा 3689। तो यहाँ पर हम पूरा पहले क्वार्टर में डाल देते हैं 3689। आप क्वार्टर वाइज डालना चाहो, आपको पता है कितने अमाउंट कितना क्वार्टर का है, क्वार्टर तो नहीं होता है, 15 जून, फिर 15 सितंबर, फिर 15 दिसंबर, फिर 15 मार्च या फिर लास्ट में। तो ये उस हिसाब से होता है एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। हम सारा पहले में ही डाल देते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत होएगी नहीं इससे। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए सैलरी डाल दिया, एलआईसी मैच्योरिटी पे आते हैं। क्या एलआईसी मैच्योरिटी डाला हमने? नहीं डाला। तो एग्जेम्प्ट इनकम वाले कॉलम में हम डाल देते हैं। ये रहा एग्जेम्प्ट इनकम, इसमें हम डाल देते हैं। यहाँ पर आप देखोगे इनकम क्लेम्ड, यहाँ पर कहाँ मिलेगा आपको? ग्रॉस एग्रीकल्चर रिसिप्ट में नहीं। अदर इनकम में मिलेगा? जी हाँ, इसके अंदर मिलेगा। क्या-क्या है इसमें आप देखिए, एग्रीकल्चर इनकम, ये रहा सम रिसीव्ड फ्रॉम पॉलिसीज़, इसके अंदर हमारी कैटेगरी आती है 10-10D, ये रहा सम रिसीव्ड। कितना अमाउंट है? ये पूरा एग्जेम्प्ट है जो हमारा 1,47,980, 1,47,980, ये यहाँ पर हमें डाल देना है और इसको सेव कर देना है। ये हो गया कन्फर्म। सैलरी हो गया, एलआईसी मैच्योरिटी हो गया, इंट्राडे एफएनओ, एसटीसीजी, एलटीसीजी, डिविडेंड, सेविंग, ये सब हो गया। अब केवल प्रॉपर्टी की डिटेल डालनी है जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आएगी। चलिए फिर से चलते हैं कैपिटल गेन में और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में देखिए फ्रॉम सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग इसके अंदर आएगी, फ्रॉम सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग इसके अंदर आएगी। यहाँ पर आपको ऐड करना है डिटेल। सबसे पहले देखिए क्या-क्या डालना है, चलिए एक-एक करके समझते हैं। ठीक है? डेट ऑफ परचेज, कब आपने परचेज करी थी? ये देखिए ये बोल रहा है अगर 2001 से भी पहले की है ना तो आपको 2001 की वैल्यू ले लेनी है, जो कि आपको वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा। हमारी 2001 से पहले की है क्या? नहीं, ये वाली प्रॉपर्टी ले रहे हैं 2 जुलाई 2016 की है। तो 2016 का कैलेंडर लेते हैं पहले तो, फिर जुलाई का महीना लेते हैं, फिर तारीख ले लेते हैं 2 जुलाई 2016 आ गई तारीख। कब इसको बेचा? 5 मार्च 2026 को। तो 2026 में ही मार्च में ही 5 तारीख को बेचा है। ठीक है? ये दोनों तारीख आ गई। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेल वैल्यू कितनी है? 8,64,000। तो 8,64,000 अपने को यहाँ डाल देना है। ये हो गया। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टाम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, ये आपको स्टाम्प वैल्यूएशन की अथॉरिटी का प्राइस निकालना पड़ेगा। आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में भी हो सकता है, नहीं है तो आप यही वाला अमाउंट इसको डाल सकते हो। ठीक है? हमें यही वाला अमाउंट डाल देते हैं। ओके, इसके बाद में आ जाना है नीचे। फिर आ जाते हैं डिडक्शन में। डिडक्शन किसकी मिलेगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। ये बोल रहा है विदाउट इंडेक्सेशन लिखना है आपको। आपको इंडेक्सेशन अप्लाई नहीं करना है, आपको केवल विदाउट इंडेक्सेशन वाली वैल्यू लिखनी है। कैलकुलेट ये अपने आप सिस्टम करेगा, तो हमें केवल वैल्यू लिखनी है ये वाली वैल्यू लिखेंगे। नहीं जी। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हुआ है कोई? नहीं हुआ। एक्सपेंडिचर हुआ है कुछ? हाँ जी, एक्सपेंडिचर हुआ है। तो एक्सपेंडिचर हम लिख देंगे यहाँ पर 6,06,000। पहले तो यहाँ लिख देते हैं 6,06,000। अब यहाँ पर ये देखिए इसने ऑटोमेटिक इसकी कॉस्ट निकाल ली। इंडेक्सेशन किया ना इसने, 2016 से 2026 तक इंडेक्सेशन हुआ, तो 6,06,000 वाली प्रॉपर्टी की वैल्यू ही, कॉस्ट ही उसकी इतनी हो गई और हमने बेचा उसको इतने में है, तो हमें कुछ नॉमिनल सा 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ यहाँ पर। लेकिन ये प्रॉफिट भी नहीं माना जाएगा, क्यों? क्योंकि अभी हम एक्सपेंडिचर लगाएँगे। कितना एक्सपेंडिचर हुआ था हमें? टोटल हुआ था 33,940 का। इतना हमें एक्सपेंडिचर हुआ, जिसकी वजह से हमारे को टोटल कॉस्ट पड़ गई 8,97,000 की, जो कि एक्चुअल में हमारे लिए लॉस वाली डील है। तो बैलेंस जो आप देख सकते हो ना, ये वाला सी वाला बैलेंस या सी ए वाला बैलेंस, दोनों में से एक कंसीडर होएगा। तो ये ज़ीरो है ना, तो ये कंसीडर होएगा। ये वाला वो है विदाउट इंडेक्सेशन प्रॉफिट। विदाउट इंडेक्सेशन 2,24,860 का प्रॉफिट निकाल दिया इसने। इस वैल्यू और इस वैल्यू का इसने कैलकुलेट कर दिया सिर्फ। यहाँ पर आप देखोगे ना, सेल वैल्यू, इसमें से इसने डायरेक्ट ये वाली माइनस कर दी। 2,24,000 का इसने प्रॉफिट निकाल दिया। इसने आपको दोनों ऑप्शन कैलकुलेट करके दे दिए। अब आपकी मर्जी है आप कौन सा लेना चाहो। और वो सीधी सी बात है, आप ज़ीरो वाला ही लोगे जिसमें आपको ज़ीरो प्रॉफिट आ रहा है, तो हम ये वाला कंसिडर कर लेंगे।
ये हो गया कंप्लीट। ये देख सकते हो ज़ीरो का हमारा प्रॉफिट आ गया है। ये देखिए दोनों निकाल रहा है। वेदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज़ बिफोर टैक्स, कितना टैक्स निकाल रहा है? 28,000 टैक्स निकाल रहा है। दूसरे केस में ये ज़ीरो भी टैक्स निकाल रहा है। दोनों कंडीशन में इसने आपको कैलकुलेट कर दिया। भई एक में आपको 28,000 टैक्स आएगा, एक में आपको ज़ीरो टैक्स आएगा। इस पे 20% का टैक्स निकाल दिया इसने। 20 नहीं 12.5 का मल्टीप्लाई बाय 12.5%, जो कि आप देख सकते हो 28,000 का इसने टैक्स निकाल दिया यहाँ पर। दोनों आपको निकाल के दे दिए। हम ज़ीरो वाला कंसिडर करेंगे। मोस्टली सिस्टम ऑटोमेटिक ज़ीरो वाला ही कंसिडर करेगा। ये हो गया कंप्लीट। होके ये सेल ऑफ प्रॉपर्टी हो चुकी है। एक और प्रॉपर्टी है ना हमारे केस में, तो एक और प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं। इधर आएँगे, ऐड अनदर। चलिए, अब यहाँ पर आपको दूसरी प्रॉपर्टी की डिटेल सेम इसी तरह से करनी है। कब खरीदी थी? 13 नवंबर 2018 को। तो 2018 में आ जाते हैं, नवंबर में आ जाते हैं और 13 तारीख में आ जाते हैं। कब बेची थी? 22 मई 2025 को। 22 मई में आ जाते हैं। ये मई रहा। 22 तारीख है ना, ये 22 तारीख आ गई। 22 मई 2025। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने में बेची? 4 लाख रुपए में। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टाम्प वैल्यूएशन, तो ये भी 4 लाख ही हम लिख देते हैं। इसके बाद में ये लिखा है कितने में खरीदी थी, तो खरीदी थी हमने 3,60,000 की प्रॉपर्टी। ये इसने वैल्यू निकाल दी इसकी 4,83,000 इसकी वैल्यू है आज की। हमने एक्चुअल में बेचा तो हमें लॉस हो गया यहाँ पे वैसे ही। और हमने इसमें कितना खर्चा किया था? 20,340 एक्सपेंडिचर। 20,340 हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब इस केस में देखिए टोटल हमारे को 19,000 का प्रॉफिट बता रहा है और दूसरे कंडीशन में विदाउट इंडेक्सेशन तो 19,000 का प्रॉफिट, विथ इंडेक्सेशन 0 प्रॉफिट। तो दोनों आपको इसने कैलकुलेट करके बता दिए। इस पे आपको टैक्स बनेगा 2458 का और इसमें आपको टैक्स बनेगा 0 का। तो दोनों इसने आपको कैलकुलेट करके दे दिया, आपको सेव कर देना है। प्लीज़ फर्निश द डिटेल ऑफ बायर इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी थी? जी हाँ, हमारे केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी थी। तो दोनों केस में बायर की डिटेल ऐड करनी पड़ेगी। मैं जल्दी से बायर की डिटेल ऐड करके आपसे मिलता हूँ। आपको बता देता हूँ क्या-क्या डालना है, एक बार आप देख सकते हो खुद भी। यहाँ पर आप नीचे-नीचे आओगे ना, इधर डू यू वांट टू ऐड मोर डिटेल में ये चीज़ें आपको बायर की देनी पड़ेगी। नेम ऑफ बायर है, परसेंटेज शेयर है, आधार नंबर उसका ज़रूरी नहीं है, पैन नंबर उसका ज़रूरी नहीं है, प्रॉपर्टी का एड्रेस ज़रूरी है, अमाउंट ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपको डाल के दे देनी है। देखिए, दोनों केस में हमने प्रॉपर्टी के एड्रेस की डिटेल और बायर की डिटेल डाल दी है। ये दोनों प्रॉपर्टी हमारे केस में कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको अपन कन्फर्म कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब आते हैं इधर। ये देखिए, ये है शेड्यूल CYLA, करंट ईयर लॉस एडजस्टमेंट। इस साल में हमें लॉस हुआ था ना एफ-एन-ओ में, ये जो एफ-एन-ओ का लॉस है ये इसी साल एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए 1,13,970 का लॉस था। इसमें से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में एडजस्ट हो गया 17,000, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था ना हमारे को 17,000, ये आप देखेंगे ये वाला ये पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया। इसके अलावा ये एडजस्ट हो गया और अमाउंट इधर। अदर इनकम थी ना 13,129, इसमें पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया। बाकी बचा हुआ इधर एडजस्ट हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। अब आप बोलोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहाँ से आया इतना बड़ा अमाउंट? तो ये जो प्रॉपर्टी वाला दिखा रहा है ना, ये केवल दिखा रहा है, इसमें कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी हमारे लिए, तो आपको निश्चिंत रहना है। इसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी में हमें 0 रुपए का ही टैक्स बना है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। हमने जो इंडेक्सेशन वाला बेनिफिट ले लिया ना, जिसकी वजह से प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन ये यहाँ पर दिखा रहा है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आपको नोट कर लो 1,77,096, ठीक है? इसको आपको कंफर्म कर देना है। फिर BFLA, ब्रॉट फॉरवर्ड, पिछले साल कोई आप लॉस लेके आए थे तो वो एडजस्ट हो जाएँगे। ये देखिए ब्रॉट फॉरवर्ड, हम पिछले साल के लॉस लेके आए थे 1,77,096 रुपए के। हमारे पास पिछले साल का लॉस था, वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। अब पिछले साल का ITR डॉक्यूमेंट आपको चेक करना है, उसके अंदर आपको शेड्यूल CFL, पिछले साल की जो ITR है ना वो आपको डाउनलोड करनी है और इसमें CFL शेड्यूल चेक करना है कि आपने हकीकत में कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड किया था। ये रहा शेड्यूल, जिसमें आप देख सकते हो हमारे केस में लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रखा है। कितना लॉस हो रखा है? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ था, ये रहा हमारे सामने। टोटल 7 लाख रुपए का कैरी फॉरवर्ड है और यही हमारे पास इंट्राडे का भी लॉस है, जो कि हम 6 लाख का लॉस लेके आए हैं पिछले साल का। तो ये सारा का सारा इस साल में एडजस्ट हो गया 1,77,000 भी, और हमारी केवल और केवल सैलरी इनकम टैक्सेबल रह गई, बाकी कुछ भी टैक्सेबल नहीं बचा।
कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, कुछ लॉस और बच रहे हैं जो आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे। जी हाँ, पिछले साल हमने आईटीआर कब फाइल करी थी? ये आपकी आईटीआर की डॉक्यूमेंट डेट देख सकते हो, 29 अगस्त। तो पहले आपको यहाँ पर डेट डालनी है, 29 अगस्त की हमने पिछले साल जो आईटीआर फाइल करी थी। ऑटोमेटिक की आ जाती है कई बार नहीं आती है। उससे पहले की देखिए ऑटोमेटिक आ गई, और ये जो लॉस हैं पहले के, ये ऑटोमेटिक कैरी फॉरवर्ड होके आ चुके हैं। हमको कुछ भी इसमें नहीं छेड़ना है, हमें केवल इस साल का ये देखिए ₹14 का जो लॉस है ना इंट्राडे वाला, ये वाला कैरी फॉरवर्ड और हो जाएगा। बाकी इस साल हमें सब प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट हुआ था। यूडी इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बाकी आपको कहीं भी कुछ नहीं करना है। ये हो गया कंप्लीट। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब नीचे आना है एएमटीसी में, देखिए कुछ नहीं करना आपको, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर आपको ना ही इधर कुछ चेंज करना है, एसआई में कुछ नहीं करना, इसमें नहीं करना। डिडक्शन है आपकी, अगर एनपीएस में कंट्रीब्यूशन होता है आपका 80 सीसीडी 2, इसके अंदर आपको वो अमाउंट दिख जाएगा, ऑटोमेटिक आएगा आपके फॉर्म 16 से। अगर नहीं आ रहा है तो मैनुअल आप डाल सकते हो, गलत नहीं डालना है। एक ही डिडक्शन मिलती है, बाकी कोई डिडक्शन मिलती ही नहीं है, सिर्फ ये मिलती है, और आपको कंफर्म कर देना है। बाकी हमने सब कुछ एडजस्ट कर दिए, लॉस वगैरह हमारे ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं। यूडी में कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं। टोटल इनकम में आ जाना है। टोटल इनकम में आप देख सकते हो 9,97,000 की हमारी इनकम हुई। कैपिटल गेन दिखाएगा ये आपको 2,77,000, लेकिन इस पे टैक्स नहीं बनेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपको दिखाएगा 13,000, लेकिन ये जो वैसे ही 12 लाख के नीचे आ जाती है टोटल इनकम। और आप देख सकते हो इधर सब कुछ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस, पहले के लॉस लेके आए, एडजस्ट करवाए, सब कुछ करवा के करंट ईयर का लॉस जो है वो ₹14, करंट ईयर की इनकम है वो ये रही, और कंफर्म कर देना है। और नीचे आना है टैक्सेस पेड में, अगर आपका टीडीएस जमा है तो दिखेगा, नहीं है तो नहीं दिखेगा, कंफर्म करना है। और लास्ट वाले कॉलम में आना है टोटल टैक्सेबल इनकम, यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है 0, टैक्सेस पेड 0, अमाउंट पेबल 0, रिफंड 0। तो ये हो गया अपना आईटीआर का फॉर्म कंप्लीट। अब आपको आके प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको टिक करना है। इधर आपको अपनी प्लेस डालनी है, और आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। कोई भी एरर नहीं आया, पूरी आईटीआर आपके सामने सबमिट कर दी। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो थी। उम्मीद करते हैं आपने एक एक स्टेप को आराम से समझा होगा और समझ भी गए होंगे। अगर फिर भी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे प्रीव्यू करके आपको केवल सबमिट करना है, और आईटीआर आपकी सबमिट हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।